हेलो एवरीवन, कैसी चल रही है आपकी तैयारी। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की थर्ड क्लास को स्टार्ट करेंगे। तो इस क्लास में हम मेन टॉपिक कंसिडरेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कुछ सब टॉपिक्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे आज हम इस वीडियो में इसके कंप्लीट मीनिंग को देखेंगे और इसके साथ हम यहाँ पे इसके लीगल रूल को समझेंगे और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी के बारे में समझेंगे। और इसमें कुछ रूल होते हैं जिसमें कंसिडरेशन की वैल्यू क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे कंसिडरेशन ज़रूरी होती ही नहीं है। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए आते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे कंसिडरेशन का आपको सेक्शन पता होना ज़रूरी है, दे कैन आस्क। और इसमें सारे सेक्शन नहीं, बस कंसिडरेशन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 2D में कंसिडरेशन के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले इसकी एक जो है ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल याद नहीं करनी है। आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, आपको एक बार बस बहुत ध्यान से इस डेफिनेशन को पढ़ लेना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना। अब इसमें क्या है, वेन एट द डिज़ायर ऑफ प्रॉमिसर। ठीक है, आपको इस टाइम को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि किसकी डिज़ायर पे। प्रॉमिसर, अगर मैं प्रॉमिसर की बात कर रही हूँ तो प्रॉमिसर यहाँ पे वो पर्सन है जो ऑफर देता है। द पर्सन हु गिव्स द ऑफर, दैट इज कॉल्ड प्रॉमिसर। और एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन हैज़ डन, अभी डन की बात कर रहा है। ठीक है, यानी पास्ट टेंस में जिसने कंसिडरेशन की हो या अभी कंसिडरेशन कर रहा हो, और सच एन एक्ट और ऑब्स्टिनेंस और प्रॉमिस इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो है डूइंग ये तीन चीज़ें यहाँ पे बता रहा है कि कुछ किया हो उसने, कुछ कर रहा हो या कुछ करने वाला हो कंसिडरेशन में। इससे आपका एक पॉइंट क्या निकल के आता है कि कंसिडरेशन जो है वो क्या होती है। कंसिडरेशन पास्ट भी होती है, कंसिडरेशन फ्यूचर में भी होती है, कंसिडरेशन प्रेजेंट में भी होती है। इससे एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कंसिडरेशन से रिलेटेड। अब इसे हमें एनालाइज करना ज़रूरी है, तो हम इसमें 5 चीज़ें देखेंगे कि कंसिडरेशन क्या है। एक एक्ट है। ठीक है, कंसिडरेशन इज एन एक्ट। एक्ट क्या है, डूइंग समथिंग, कि आप कुछ कर रहे हो। जैसे कि अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि अमन promises भुवन to guarantee payment of price to the goods which भुवन wanted to sell on 1 month credit to चैतन्य। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे जो गुड्स है जो कि भुवन के क्रेडिट से सेल होगा चैतन्य को, ये क्या है, एक कंसिडरेशन है अमन के प्रॉमिस की। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंसिडरेशन के लिए जब आप कुछ कर रहे हो, कंसिडरेशन के लिए आप कुछ पे कर रहे हो। सेकेंड हम बात करते हैं ऑब्स्टिनेंस। तो ये क्या है, ऑब्स्टेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करके ऑब्स्टेन करना। अब थर्ड है डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर, और कंसिडरेशन किसके डिज़ायर पे होनी चाहिए, प्रॉमिसर के डिज़ायर पर होनी चाहिए। जैसे कि मान लो ए ने बी को बोला कि मैं अपनी कार 3 लाख में तुम्हें दूंगा। ठीक है, लेकिन बी कहता है नहीं, मैं तो तुम्हारी कार 2 लाख में लूँगा। तो जो और बी मान लो ए को 2 लाख रुपए दे भी देता है, तो यहाँ पे क्या है कि कंसिडरेशन किसके, ए के डिज़ायर पे नहीं है। तो कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, जो प्रॉमिसर की डिज़ायर है। इस केस में ए जो है वो प्रॉमिसर है और बी क्या है, यहाँ पे प्रॉमिसी है। अगर बी इसको एक्सेप्ट करता है तो बी प्रॉमिसी बनेगा। अब नेक्स्ट मेन चीज़ क्या है कि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन जो है वो प्रॉमिसी के थ्रू आनी चाहिए, और यह जिस पर्सन के लिए दी गई है उसके थ्रू, और किसी के थ्रू कंसिडरेशन जो है वो नहीं आनी चाहिए। और कंसिडरेशन अगेन ये इससे रिलेट करती है ऊपर वाले से कि डिज़ायर होनी चाहिए प्रॉमिसर की। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, जो हम इसके डेफिनेशन को देख चुके हैं। तो आपको सिर्फ इसे बहुत अच्छे से रीड करना है और इसको समझना है, क्योंकि इसमें जो है डायरेक्टली अब ऐसा हो रहा है कि जो बेयर एक्ट जो होता है उसमें डेफिनेशन में से आधा सेंटेंस दे देते हैं और आधे सेंटेंस में से क्वेश्चन पुटअप करते हैं। तो आपको बहुत ध्यान से इसको बस पढ़ना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ लीगल रूल्स हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे कि पहला लीगल रूल क्या है यहाँ पे कि कंसिडरेशन कहाँ से मूव होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिज़ायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक है, ये यहाँ पे प्रॉमिसी नहीं है, ये प्रॉमिसर है। काइंडली करेक्ट, प्रॉमिसर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो ऑफर की जाती है
तो प्रॉमिसी उससे ऑफर करता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये जो है ये वाला पॉइंट प्रॉमिसी, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे ऑफर जो है वो प्रॉमिसर के थ्रू आता है, लेकिन कंसिडरेशन जो दी जाती है वो प्रॉमिसी ही देता है, यानी जिस पर्सन को ऑफर दिया गया है। अब सेकेंड चीज़ यहाँ पे है कि वो कंसिडरेशन का अमाउंट खुद भी दे सकता है और किसी और के थ्रू भी दिलवा सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट और है, वो ये है कि कंसिडरेशन जो है वो किसके डिज़ायर पे आनी चाहिए, वो प्रॉमिसर की डिज़ायर पे आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज होते हैं जिसमें कंसिडरेशन होती है, तो इसमें ये चीज़ है। और जो कंसिडरेशन है वो इम्प्लाइज भी होनी चाहिए, एक्सप्रेस भी हो सकती है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है वो ये है कि कंसिडरेशन जो है वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर भी होनी चाहिए। जैसे कि आप किसी से सर्विसेज के लिए कुछ आप पे करते हो उसको, तो मान लो आपने एक ट्यूटर रखा और आपने एक ट्यूटर रखा है, आप उस ट्यूटर को क्या कर रहे हो, आपने एडवांस दे दिया है, लेकिन वो अपनी जो सर्विसेज है वो थोड़े टाइम बाद देगा, तो यहाँ पे आपके कंसिडरेशन अमाउंट पास्ट में हो चुका है और आपकी सर्विसेज जो हैं वो आपको फ्यूचर में मिलेगी। तो ये पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी कैसे हो सकती है, जैसे कि आप इसका एग्जांपल देख सकते हो कि आप अगर ऑनलाइन कुछ बुक करते हो और उसमें आप जो है आप पेमेंट कब रखते हो, कैश ऑन डिलीवरी रखते हो कि जब आपका प्रोडक्ट आ जाएगा तब आप पेमेंट करोगे। तो इस तरीके से ये आपने जो बुक करा है इसके आपको सर्विसेज, आप इसकी पेमेंट फ्यूचर में होगी, ठीक है। तो प्रेजेंट का तो बहुत सिंपल है, आपने कुछ लिया शॉपकीपर से, आपने उसको दे दिया, और ऑनलाइन में आप ऑर्डर पहले कर रहे हो और वो लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पे आप जो है बात उनकी आपकी पहले हो गई है, लेकिन आप उनको कंसिडरेशन अमाउंट बाद में दोगे। अब इसके साथ है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन। एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन वो होती है जो पहले ही आपके कर चुके हो, एग्जीक्यूट कर चुके हो, और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो हो सकता है बाद में हो। इसमें आपका प्रॉमिस भी कंसीडर किया जाता है कि आपने प्रॉमिस कर दिया है कि आप उसको परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपने जो है एडवांस पेमेंट दे दी है कि आपको मान लो 100 किलो जो है वो क्या चाहिए, 100 किलो आपको कोई भी क्वांटिटी में वीट चाहिए या राइस चाहिए, तो उसके लिए आपने पे कर दिया है और आपको ये वीट और या राइस जो है वो 1-2 महीने बाद चाहिए, तो ये जो है आपने अपनी तरफ से एग्जीक्यूट कर दिया है। अब शॉपकीपर जो है वो आपको ये सारी चीज़ें देख के क्या करेगा, अपनी सर्विस पूरी करेगा। और एग्जीक्यूटरी कंसिडरेशन जो है ये फ्यूचर की होती है। इन दोनों में बहुत ही सिंपल है, दोनों बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं। एग्जीक्यूटरी में ये फ्यूचर के लिए होती है। कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन ज़रूरी नहीं है कि वो एडिक्यूट हो, और कंसिडरेशन जो है ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू में हो, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो उस इक्वल वैल्यू में हो जिस वैल्यू में इसको मतलब अभी रखा गया है। लेकिन उसमें जो है मान लीजिए जैसे अगर हम इसको देखते हैं तो इसका एक एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए कि किसी का घर जो है वो 20 लाख, उसकी वैल्यू 20 लाख रुपए है, ठीक है, लेकिन वो पर्सन जो है अपना घर किसी दूसरे पर्सन को 5 लाख रुपए में देना चाहता है, तो वो दे सकता है। और इसमें ऐसा नहीं होगा कि मतलब वो ये जो है यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस या फ्रॉड जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि जो जिस चीज़ का वर्थ हो, यानी जो जिस चीज़ की यहाँ पे जिसका अमाउंट है वो उसी अमाउंट में उसे दे। नेक्स्ट यहाँ पे है परफॉर्मेंस ऑफ व्हाट वन इज लीगली बाउंड टू परफॉर्म, और परफॉर्मेंस यहाँ पे वही होगी जो लीगली बाउंड है परफॉर्म करने के लिए, और कंसिडरेशन उसकी परफॉर्मेंस से बियॉन्ड नहीं होगी जो उसकी एग्जिस्टिंग ड्यूटी है। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है हमारी कंसिडरेशन मस्ट बी रियल होनी चाहिए और इल्यूसरी नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ ही यहाँ पे जैसे कि एक मैन प्रॉमिस करता है टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, यानी कि जादू से खजाना दिखाने की, तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइड होगी क्योंकि ये इल्यूसरी है और ये रियल है ही नहीं। अगर आपको कोई प्रॉमिस करता है कि मैं चांद तोड़ के ले आऊँगा, तारे तोड़ के ले आऊँगा, तो ये जो है बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो कंसिडरेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी लॉफुल, इमोरल और अपोज टू द पब्लिक पॉलिसी। अब इसके साथ ही यहाँ पे एक बहुत ये इम्पॉर्टेंट है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जनरली हम देखते हैं कि थर्ड पार्टी जो है वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू नहीं कर सकती। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, इनके बीच में मान लो एग्रीमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता है तो ऐसी कंडीशन में ए जो है इसको सू कर सकता है, लेकिन सी यहाँ पे जो एक थर्ड पर्सन है ये इसको सू नहीं कर सकता। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि स्ट्रेंजर क्या है इसमें, द स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन इज अ वैलिड, कंसिडरेशन अगर स्ट्रेंजर की जो होती है वो वैलिड होती है, बट स्ट्रेंजर जो है वो यहाँ पे सू नहीं कर सकता। तो स्ट्रेंजर टू अ कॉन्ट्रैक्ट कांट सू इज नॉन एज द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो एक्सेप्शंस क्या होते हैं, वो इस तरह से होते हैं, ट्रस्ट होना, जैसे आपको किसी पे ट्रस्ट है, आपने बोल दिया, बेनिफिशियरी हो गई, बेनिफिशियरी के पास ये राइट होते हैं कि वो उसको इन्फोर्स कर सके, फैमिली मेम्बर हो गया, ठीक है, फैमिली सेटलमेंट है, और अगर मैरिज का कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसमें भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नहीं होता है, और कोई एक्नॉलेजमेंट, स्टॉपल यहाँ पे क्या होता है कि आपने जिस चीज़ के लिए आपने खुद, जैसे चाहे वो फ्रॉड किया हो या खुद को गलत तरह से रिप्रेजेंट किया हो, तो आपको उसको गलत तरह से जो आपने रिप्रेजेंट किया है अब आपको उसी पे क्या होना होगा, उसी को परफॉर्म करना होगा। तो स्टॉपल एक अलग और थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो जिसको हमने लीगल मैक्सिम में भी कवर किया है, और कुछ इस तरह के वर्ड हैं जिनको हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसके साथ ही कोई कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के थ्रू हुआ है तो ऐसे में भी क्या होगा कि यहाँ पे वो माना जाएगा, और इसे जो है वो एक्सेप्शन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से क्वेश्चन ज़रूर आता है कि उसके एक्सेप्शन क्या है, जनरली उसका मीनिंग क्या है, तो ये पूछा जाता है। और ऐसी चीज़ें जिसमें यहाँ पे वो एग्रीमेंट जिनमें कंसिडरेशन ज़रूरी ही नहीं है, तो उसमें अगर हम देखते हैं तो उसमें क्या चीज़ें होती हैं, उसमें सबसे पहले यहाँ पे जैसे लव और अफेक्शन में कि कोई रिलेटिव्स होते हैं, उनको कुछ देते हैं, तो उसके लिए कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे कि आप देखते हो विल बनवाते हैं तो किसी के भी नाम प्रॉपर्टी कर देते हैं, तो इस तरह से। और अगर आप पास्ट में किसी को कुछ देना चाहते हो, वॉलंटियरली सर्विस कर रहे हो, तो उसके लिए आप कंपनसेशन पे करना चाहते हो, तो आप कंपनसेशन बिना कंसिडरेशन के पे कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे जैसे कि आपने पहले समय पर बोला होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे कि आपने किसी से कर्ज लिया है और आपको वो कर्ज चुकाना है, तो आप उसको कर्ज चुकाओगे, उसके लिए आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये उसका एक्सेप्शन हो गया। और एजेंसी के लिए भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी को गिफ्ट कर रहे हो, ठीक है, गिफ्ट करने के लिए भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत है ही नहीं, वो आप बिना पूछे गिफ्ट करते हो। और इसके साथ जैसे कि बेलमेंट हो गया, ठीक है, बेलमेंट जमानत पे इस तरह से छोड़ते हैं तो उसमें भी कंसिडरेशन रिक्वायर नहीं है। और इसके साथ अगर आप कुछ चैरिटी कर रहे हो तो चैरिटी करने के लिए भी आपको कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे केसेस जिसमें कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल पॉइंट्स हैं, मैंने आपको जो बोले हैं, आप आई होप आपने उन्हें लिखा हो, क्योंकि ये बहुत ही समझने वाला इजी टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।